चले, प्रीवियस हमारी एक क्लास हुई थी, यानी कल की एक क्लास थी हमारी, और कल की क्लास की जो लोग कल की क्लास में मौजूद नहीं थे उन्हें अभी रिकॉर्डेड लेक्चर इंशाल्लाह हम लोग जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर। ठीक है, तो आपकी कल की क्लास अगर मिस हुई है तो वो कल की क्लास आप जो है देख सकेंगे। अच्छा बच्चों, हम बात ये कर रहे थे, कल जो हमारी क्लास हुई तो कल हम बात ये कर रहे थे कि पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन मेटल्स की हम बात कर रहे थे। ठीक है, उससे पहले हमने ये बात की थी कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो ग्रुप को, ब्लॉक को, पीरियड्स को, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या होगी उसकी। ठीक है, अगर हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, पहले हमारी प्रीवियस जो क्लास थी उसमें बच्चों ये बात हुई थी। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में हम आ गए थे पीरियोडिकल ट्रेंड्स की तरफ। और बेटा मैं आपको बताऊं, एमडी कैट हो या ई कैट हो, पीरियोडिकल ट्रेंड्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। पीरियोडिकल ट्रेंड्स के लातादाद क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी समझ लें इनऑर्गेनिक से अगर वो आपसे क्वेश्चंस करता है तो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस वो आपसे ज्यादा करेगा, ये जहन में रखिएगा। ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स के क्वेश्चन ज्यादा करेगा, ज्यादातर ट्रेंड्स के क्वेश्चंस पीरियोडिक टेबल में जो है होते हैं। अच्छा बच्चों, कल हमारी बात हुई थी एटॉमिक साइज पर, और मैंने ये कहा था कि अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पीरियड की बात करते हैं, बेटा गौर से मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पीरियड की बात करते हैं, किसी भी पीरियड को गो थ्रू करते हैं, तो बेटा पीरियड में अगर आप किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। लेकिन बच्चों अगर आप, अच्छा इसके दो रीजंस मैंने बताए थे, अगर आपको याद हो मैंने इसके दो रीजंस बताए थे। मैंने ये कहा था कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होने की पीरियड में दो रीजन, दो वजूहात है। एटॉमिक साइज जो डिक्रीज हो रही है पीरियड में उसकी दो वजूहात है। पहली वजह क्या है, इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज, इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना वजह है इसकी, इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज। दूसरी वजह क्या है भाई, फिक्स्ड नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और शेल। मैंने ये बताया था कि जैसे जैसे हम पीरियड में ग्रेजुअली आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे बच्चों हम ग्रेजुअली आगे बढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट, तो हम ये देखते हैं कि इसका न्यूक्लियर चार्ज जो है उसमें इजाफा हो रहा होता है। और चूंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ते, तो नंबर ऑफ शेल्स ना बढ़ने की वजह से हम ये देखते हैं कि इनका साइज स्क्वीज हो रहा होता है, एटम का साइज स्क्वीज हो जाता है। ठीक है, ये वजह होती है। लेकिन कल की क्लास में मैंने आपसे एक चीज और डिस्कस की थी कि भाई फर्ज करें अगर आप ग्रुप की स्टडी करते हैं, अगर हम किसी ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना, ग्रुप की स्टडी करते हैं अगर हम, तो ग्रुप में हमारे पास जैसे बेटा ये 1A ग्रुप है, 1A ग्रुप में हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है, फ्रेशियम। ठीक है, लिथियम,
सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेशियम। अगर ये तमाम एलिमेंट्स हमारे पास हैं और अगर हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो डेफिनेटली, अगर फ्रेशियम हटा भी दूंगा, अभी मैं सिर्फ सीजियम की बात करूं तो सीजियम का साइज बहुत बड़ा होता है, जबकि सीजियम का न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है। तो हमने कल की क्लास में ये बात की थी, भाई क्या वजह है कि ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं, ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आप जाते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ जो है नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते हैं। तो इनके अंदर एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाती है जिसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, उस इफेक्ट का क्या नाम होता है बेटा? शील्डिंग इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट क्या है? देखिए बेटा, ये मेरे पास एक एटम है, फर्ज करिए ये इसका न्यूक्लियस है। ये बेटा फर्स्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन, ये ड्यूप्लेट है, ये हमारे पास ड्यूप्लेट है। फिर आ जाए सेकंड ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, ये देखें 8 इलेक्ट्रॉन। फर्ज कर लें एक ऑर्बिट और है और इसमें ये 1 इलेक्ट्रॉन है। गौर से तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा, फिर मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा दूंगा। देखें, हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से इनके दरमियान इंटरनल रिपल्जन क्रिएट हो जाती है इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, फर्ज करें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। देखें, जब मैं इन दो चीजों को आपस में, दो एंटिटी है ये, इनको मैं करीब लेके आ रहा हूं, इट्स नॉट अ रिपल्जन, इट्स अट्रैक्शन। लेकिन अगर मैं इनको दूर लेके जा रहा हूं तो आप इसे रिपल्जन कहेंगे। ये रिपल्जन है और ये क्या है? ये अट्रैक्शन है। तो अगर हम रिपल्जन की बात करें रिपल्जन की, तो ये इलेक्ट्रॉन जब इसको रिपेल करेगा तो आप खुद देखें कि न्यूक्लियस जो है इस लास्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। अगर किसी तरह ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला जाए न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियर चार्ज जितना भी तगड़ा हो, जितना भी ज्यादा हो, तो जब ये न्यूक्लियर जो है, आप कह लें कि जब न्यूक्लियर फील्ड से ये बाहर चला जाएगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी जूम पे क्लास ले रहा हूं, वाईफाई से कनेक्टेड हूं, मैं बात करते 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 नीचे जाकर गाड़ी में बैठ जाऊं और मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मैं क्लास ले पाऊंगा, तो डेफिनेटली आप कहेंगे नहीं सर, एक आपने जो राउटर लगाया हुआ है उसकी कोई ना कोई रेंज होगी। अक्सर आपने देखा होगा राउटर की रेंज अगर 1 फ्लोर है तो उसमें ज्यादा अच्छी चलती है। आप बिल्कुल डाउन फ्लोर पे चले जाएंगे, सेकंड फ्लोर से आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे, सिग्नल वीक हो जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड में आएंगे, सिग्नल वीक हो जाएंगे। यानी आप रिपेल हो रहे हैं उसकी फील्ड से, आप दूर हो रहे हैं उसकी फील्ड से। तो यही काम यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो जो आउटर ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को आपस में रिपेल करते हैं। जो इनर आउटर इलेक्ट्रॉन होता है और जो आउटर उसके मुकाबले में जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है, तो इनर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, पुश करता है, पीछे धकेलता है। और बेटा जब ये रिपेल करेगा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर आ जाएगा, तो एटॉमिक रेडियाई साइज में इजाफा हो जाएगा और न्यूक्लियस की वो गिरफ्त जो पहले थी वैसी नहीं रहेगी और एटम स्क्वीज नहीं होगा, बल्कि एटम का रेडियाई थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये वजह होती है जिसकी बिना पर हम ये डिस्कशन करते हैं कि भाई अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं तो इनके दरमियान, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान इंटरनल रिपल्जन क्रिएट होती है और इंटरनल रिपल्जन की वजह से
nuclear charge, even the nuclear charge is very greater, but the nuclear charge will become ineffective. अक्सर स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि सर एटम का साइज इसलिए बढ़ रहा है टॉप टू बॉटम कि न्यूक्लियर चार्ज यहां पर कमजोर हो रहा है। कमजोर नहीं हो रहा। मैंने कल आपको एक एग्जांपल दी थी अब्बू वाली और दादी वाली, ठीक है ना, कि फर्ज करें अब्बू ने आकर आपको कहा ये काम करना है, मेरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं करनी, नहीं लेके जानी है, लेकिन दादी ने आकर इन्फ्लुएंस कर दिया। दादी ने कहा नहीं नहीं मेरे साथ जा रहा है बच्चा, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो दैट इज द इन्फ्लुएंस। तो बाज़ औकात क्या होता है, यहां पर न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली रुबिडियम की लिथियम से ज्यादा है, रुबिडियम का न्यूक्लियर चार्ज लिथियम से ज्यादा है, लेकिन रुबिडियम में नंबर ऑफ शेल ज्यादा है, और जहां पर भी बच्चों नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे वहां पर शील्डिंग इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब तुम एक नाम पर गौर करो, शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड का मतलब है टू प्रोटेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। और ये नाम लिया जो गया है पुराने जमाने में जो जंगें हुआ करती थी, तो पुराने जमाने में जो जंगें होती थी तो अक्सर आपने देखा होगा, कोई फिल्म देखी हो आपने कि भाई एक अपोजिट आर्मी का बंदा आ रहा है और वो दूसरी आर्मी पे अटैक कर रहा है, और आपने कहा आप बैठे हुए, बाज़ औक़ात शहर में भी खो जाता है ना इंसान, आप उस फिल्म के अंदर चले जाते हैं, गौर से, कुछ लोग गौर से देखते हैं ना, बड़ी तवज्जो से। अब आपने कहा ओ हो ये तो बंदा आएगा और गर्दन उड़ा दी, जोर से उसने मारा, आपने कहा लो भाई गर्दन, आप यूं हो गए, गई गर्दन, लेकिन गर्दन नहीं, क्योंकि उसके पास शील्ड थी। फौरन सामने शील्ड ले आया वो, आवाज आई टन, खत्म। ऐसा नहीं है उसने फोर्स नहीं लगाई, सामने वाले ने फोर्स लगाई है, लेकिन उसकी फोर्स को इस शील्ड ने अनइफेक्टिव कर दिया। तो बिल्कुल इसी तरह किसी भी एटम में अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनके अंदर इंटरनल रिपल्जन होती है, वो एक दूसरे को दूर करते हैं, रिपेल करते हैं, और ड्यू टू दिस इंटरनल रिपल्जन शील्डिंग इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड एंड द न्यूक्लियर चार्ज विल बिकम अनइफेक्टिव। मैंने आपसे कहा था डेफिनेशन आज लिखवाऊंगा आपको, लिखिए शील्डिंग इफेक्ट। समझ में आया बच्चों? शील्डिंग इफेक्ट, it is the internal repulsion, it is the internal repulsion it is the internal repulsion of outer orbit's electron. It is the internal repulsion of outer orbit's electron, of outer orbit's electron, due to increasing number of shells, due to increasing number of shells, due to increasing number of shells, and the nuclear charge, and the nuclear charge will become ineffective, and the nuclear charge will become ineffective. Atomic radii will be increased. Atomic radii will be increased. Atomic radii will be increased. Is called shielding effect. Is called shielding effect. ठीक है बच्चों, तो शील्डिंग इफेक्ट, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं
the shielding effect from left to right, in the periodic table, will be अच्छा एक मिनट, the shielding effect from left to right in a specific period, option A constant, option B never produce, option C increases, option D decreases. क्या होगा? कांस्टेंट होगा, प्रोड्यूस ही नहीं होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? म्यूट होगा। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर दें। आपके ख्याल में अनम्यूट हूं मैं, आवाज नहीं आ रही? सबको आ रही है आवाज? तुम लोगों को आ रही है मेरी आवाज? पक्की बात है? ठीक है। अथर तुम्हारा क्या ख्याल है? बी। अच्छा, आपका नाम बेटा? सना। आपका क्या ख्याल है? ए होना चाहिए, डिक्रीजेस। ठीक। किसा तुम्हारा क्या ख्याल है? नेवर प्रोड्यूस। और बेटा आपका नाम? उरूज। उरूज, आपका क्या ख्याल है? इस डिस्कशन को सुनने के बाद आपका क्या ख्याल है? मोहसिन। मंसूर। मंसूर ना पड़ेगा, मैंने ये लगाया हुआ है ना, है डिक्रीज। ठीक है। अच्छा, और हुस्ना, सही नाम लिया है। आपका क्या ख्याल है? और जो हमारे सिंध के बासी क्लास ले रहे हैं उनका क्या ख्याल है? जल्दी बताएं, बताएं मेरे बच्चों ऑनलाइन वाले। बी, ये कहा है निशा ने, बी। ठीक है, सही। अब सुनो तवज्जो से मेरी बात। शील्डिंग इफेक्ट जन्म ही उस वक्त लेगा, शील्डिंग इफेक्ट जन्म उस वक्त लेगा, प्रोड्यूस उस वक्त होगा सर जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे। तो जब नंबर ऑफ शेल ही नहीं बढ़ रहे तो शील्डिंग इफेक्ट का जन्म ही नहीं होगा। और किसी भी पीरियड में नंबर ऑफ शेल फिक्स्ड होता है, क्योंकि सर यहां पे जिक्र, यहां पर आपका आंसर ये होगा कि सर यहां पे जिक्र है स्पेसिफिक पीरियड। आप किसी भी पीरियड में चले जाए। भाई मैंने कोट किया, फर्ज करें सोडियम, कौन सा पीरियड है भाई? देखे जल्दी से, देखे कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड। सोडियम एटॉमिक नंबर 11,
आइए इस पीरियड को फॉलो करते हुए चलते चले गए, आर्गॉन पर रुक गए 18, आर्गॉन 18, यानी पूरा पीरियड कंप्लीट कर दिया मैंने। अब आइए इसमें कितने शेल हैं, K2 L8 M1, इसमें कितने शेल हैं भाई, K2 L8 M8। इसका मतलब ये हुआ कि सर शील्डिंग इफेक्ट तो जन्म ही नहीं ले सकता, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट के लिए आपने कहा है ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स, तो जब नंबर ऑफ शेल्स ही नहीं बढ़ रहे तो शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं अपने पास ये लिख दूं कि शील्डिंग इफेक्ट वाला जो मामला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स। सोडियम में देखिए शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग इफेक्ट ये है, कंपैरिजन है। अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी वो शील्डिंग इफेक्ट सोडियम की ही दी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम और पोटेशियम में किसमें शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, तो जब भी वो आपसे पूछेंगे इस तरह पूछेंगे पीरियड ग्रुप, तो इन दोनों में शील्डिंग इफेक्ट होगा, किसमें ज्यादा होगा, पोटेशियम। क्यों, सोडियम के बराबर में मैग्नीशियम, कंपेयर करो दोनों, इनमें क्या शील्डिंग इफेक्ट होगा, नहीं होगा सर। सोडियम में भी 3 नंबर ऑफ शेल, मैग्नीशियम में भी 3 नंबर ऑफ शेल, इस तरह कंपैरिजन है। शील्डिंग इफेक्ट इज द कंपेरेबल प्रॉपर्टी, आप कंपेयर कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। तो एटम का साइज, जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर आपसे कहूं कि एटम का साइज कहां बढ़ता है, तो आप फौरन कंपेयर पे आ गए, ग्रुप में ऊपर से नीचे, ये कंपैरिजन है। एटॉमिक साइज कहां कम होगा, पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो आप जो पीरियड की बात की आपने एटॉमिक साइज की, दैट इज द कंपेरेबल डिस्कशन, ये कंपेरेबल डिस्कशन, ठीक है। हमेशा हम एक इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं कि शी इज बेटर देन हिम, या मिस्टर ए स्टूडेंट इज बेटर देन मिस्टर बी, तो इट इज द कंपैरेटिव डिग्री, क्या आप दो स्टूडेंट को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस ज्यादा करेगा कौन कम, तो हम देखेंगे किसमें नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है। लेकिन अगर वो किसी स्पेसिफिक पीरियड का पूछ लेगा तो स्पेसिफिक पीरियड में नंबर ऑफ शेल पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक नंबर ऑफ शेल तो फिक्स होंगे और न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा हो रहा होगा, तो वहां पर शील्डिंग इफेक्ट रिपल्जन नहीं हो सकती, वहां पर हावी रहेगा न्यूक्लियर चार्ज। यहां पर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स की वजह से न्यूक्लियर चार्ज विल बिकम अनअफेक्टेड। इज इट क्लियर? चलो अब हम चलेंगे, इसलिए इसका आंसर ऑनलाइन वाले बच्चों, इसका आंसर है नेवर प्रोड्यूस, नेवर प्रोड्यूस, इसका आंसर है नेवर प्रोड्यूस। ग्रुप में टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा कम होगा, क्यों, बिल्कुल सही, ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से। बिल्कुल निशा आप सही कह रही हैं। अब बच्चों हम पीरियोडिकल ट्रेंड में सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पहले तो बच्चों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि सिर्फ हमारी सिंध बोर्ड में ये टॉपिक आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से, अगर आप मॉडर्न रिसर्च देखें तो मॉडर्न रिसर्च में आयोनाइजेशन पोटेंशियल हम नहीं कहते इसे, हम इसे आयोनाइजेशन
एनर्जी कहते हैं, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। दोनों टर्मिनोलॉजी एक ही है, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी कह दूं या मैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल कह दूं, दोनों बातें एक ही हैं। सही है। क्या है आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी? 1 मिनट के लिए टाइम दे रहा हूं, सोचें।
द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कह लीजिए, या टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट फ्रॉम एनी एटम या गैसियस एटम इज नोन एज आयन। मुझे डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत आपको तो नहीं है, हम ट्रेंड्स पर बात करेंगे, टेक्निकल इश्यूज पे बात करेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, थोड़ी सी हमें बुक भी चाहिए होगी, बुक है आपके पास? अच्छा, मैं बुक में कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा, डिस्कस करूंगा। पहले जरा समझ लीजिएगा। देखिए बेटा, हमारे पास, समझिएगा बेटा, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, और देखें बेटा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा, डिस्कशन नहीं करें, इधर देखें। ये एक लास्ट इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है, ठीक है। ये एक एटम है, हम इमेजिन कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कि एटम इतना खूबसूरत हो सकता है। अव्वल एटम इतना खूबसूरत नहीं होता, एटम की रेगुलर शेप नहीं होती, ठीक है बच्चों, एटम की रेगुलर शेप नहीं है, एटम का रेगुलर शेप नहीं है। ये शेप है भाई, ठीक है, समझिएगा जरा। अगर सोडियम को अपना एक, ये सोडियम एटम है, सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, गौर से तवज्जो से सुनना है मेरी बात। अगर सोडियम को अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो फेडरल की बुक लिखती है 499 किलो जूल पर मोल, हमारी बुक में लिखा हुआ है 500 किलो जूल पर मोल। हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर हम इतनी एनर्जी सोडियम एटम को दे दें, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर मौजूद इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देगा और बन जाएगा Na+1, कैटाइन बन जाएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं, और इनफैक्ट शायद आप अभी थर्मोडायनेमिक पढ़ भी रहे हैं फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक का आपको आइडिया है, उसमें इंथैल्पी का भी आपको आइडिया होगा। बड़ी सिंपल सी लॉजिक, एनर्जी एटम में मैं दूं, एनर्जी एटम से रिलीज हो, दोनों सूरतों में एटम के अंदर चेंज ऑफ हीट का प्रोसेस होगा। एटम हटा दीजिए, अपने ऊपर ले लेते हैं, अभी इस रूम में एसी चल रहा है, ठीक है, मॉडरेट चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा, इतना बुरा भी नहीं चल रहा, मॉडरेट चल रहा है। तो हमारी बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट से थोड़ी ठंडी है, और आपको पता है हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। तो जब हमारी बॉडी कोल्ड है और जब हम बाहर के एनवायरनमेंट में जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। हमारी बॉडी क्या है, क्या है, कोल्ड है ना, और बाहर वाला एनवायरनमेंट हॉट है, तो मैं और आप फील करेंगे इंथैल्पी, चेंज ऑफ हीट। तो बिल्कुल इसी तरह बच्चों, कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालता है इतनी एनर्जी पे, तो हम इस एनर्जी को नाम देते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन, और एक वर्ड यूज करते हैं, और इस वर्ड को हम कहते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी सर आपने क्यों कहा? क्योंकि चेंज ऑफ हीट हुआ है, चेंज ऑफ हीट की वजह से हम इसको इंथैल्पी कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन, इंथैल्पी। इज इट क्लियर? ये बात क्लियर हुई? इन आपने क्यों कहा? क्योंकि जब पहले इसको एनर्जी नहीं दी थी, उस वक्त टेम्परेचर कुछ और था, जब इसे एनर्जी दी तो इसके अंदर चेंज ऑफ हीट आया, उस चेंज ऑफ हीट की वजह से हम इसे कहते हैं इंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन, इंथैल्पी कहते हैं हम इसे। एक गिलास पानी भी डाल देना, सही है? क्लियर हुआ बच्चों? जाइए अपनी सेकेंड ईयर बुक में पेज नंबर
23 होना चाहिए आई थिंक। देखें, चेक करें पेज नंबर 23, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जरा नोट कीजिएगा मेरे बच्चों, ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अगर मेरी विश हो, प्लीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा बुक पर, और मेरी विश ये है कि भाई सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन, अब छोड़ दें बुक, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन 500 पे निकाला। ये अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी सोडियम का निकालना चाहूं तो डेफिनेटली मुझे एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी। कितना ज्यादा? बहुत 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 ज्यादा। क्यों बहुत ज्यादा? आप देखिए एनर्जी कितनी है उसकी, इसकी एनर्जी देखें आप, 4563 जूल पर मोल, और ये एनर्जी इसकी कहलाएगी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आपके जहन में एक सवाल चल रहा होगा, सर क्या हमें ये एनर्जी याद करनी पड़ेगी? नो। क्या ये एनर्जी पूछी जाती है? नो। तो फिर डिस्कस क्यों कर रहे हैं? कंपैरिजन के लिए, ताकि आपको मैं कन्विंस कर सकूं। इसीलिए बुक में भी ये दिया हुआ है ताकि वो आपको कन्विंस कर सके, आप कन्विंस इसी तरह होंगे। तो अब मेरा एक सवाल है सबसे, सेकंड इतनी क्यों ज्यादा है? तकरीबन 9.5 गुना है, क्यों ज्यादा है? न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन ज्यादा है। किसा तुम्हारा क्या ख्याल? स्टेबल ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन। आप नोट करें, जिस ऑर्बिट से आप इलेक्ट्रॉन निकाल लें, अभी मैं प्रूफ दूंगा, कल तक इंशाल्लाह ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कल से मुराद नेक्स्ट वीक तक। तो ये आप जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ये कहां से निकाल रहे हैं? आप एक स्टेबल ऑर्बिट से निकाल रहे हैं। तो अगर हम एक सवाल करें कि वाई सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी of sodium is much greater, ठीक है, क्यों ग्रेटर है? why second ionization enthalpy of sodium is much greater? तो इसका जवाब होगा ड्यू टू स्टेबल ऑर्बिट। मैं इस बात को प्रूफ कर दूंगा। ऑनलाइन बैठे हुए बच्चे कुछ हैं, कुछ बच्चे फिजिकल मेरे पास बैठे हैं, आप सबको अभी मैं प्रूफ दूंगा, आपको सेटिस्फाई करके क्लास ऑफ करूंगा, ठीक है। अब जरा इधर देखें, सेटिस्फेक्शन आ जाएगी अभी, देखें। मुझे एक बात बताएं, सोच समझ के, बुक में नहीं देखेंगे, वादा करें आप बुक में नहीं देखेंगे, वादा करें जल्दी से, वादा है, और खुसूसन ऑनलाइन वालों से मैं वादा ले रहा हूं, ठीक है, बुक में नहीं देखेंगे। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह आपको हमेशा कामयाब रखे। अच्छा बच्चों, अब अपने बिहाफ पे आंसर देंगे हम, सोच समझ के दीजिएगा, गलत दें कोई मसला नहीं। ये कौन सा एटम लग रहा है? रुक तो जाओ बाबा साईं, काहे को इतनी जल्दी है? ये लिथियम है, मंसूर ने कंफर्म कर दिया, याया भी कंफर्म कर रहे हैं, आमना भी कंफर्म कर रही है, अच्छा मरियम भी कंफर्म कर रही है, नाम तुम्हारा? सना भी कंफर्म कर रही है, ठीक है, उरूज भी कंफर्म कर रही है लिथियम है। आप बेटा दुआ लिथियम है, क्योंकि सर 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब अथर बताएंगे, अथर क्या है ये देखो बेटा, अथर बताएंगे हमारे जीनियस बच्चे हमारी क्लास के। ये क्या है अथर? ये बैरेनियम है, बीई है,
तो फिर एटम का साइज किसका छोटा है? मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए तकरीबन एक जैसा बनाया। ऑनलाइन वाले बताएं किसका साइज बड़ा है? लिथियम। किसका साइज छोटा है? पक्का? चलें, जो जो आप बता रहे हैं मैं एक तरफ लिखता जाता हूं। क्या हमने ये बात की कि बेरिलियम का साइज छोटा है लिथियम से? पक्का? सना तुम्हारा क्या ख्याल है? ठीक, 2 सना हो गई हमारी क्लास। सही है भाई। अब जरा देखिएगा, मैं प्रूफ दूंगा अभी आपको। अगर मैं, ये लिथियम है, ये बेरिलियम है, सही है? अब जरा तवज्जो से देखिएगा, अगर बेरिलियम का साइज छोटा है और लिथियम का साइज बड़ा है, तो याद करें मैंने प्रीवियस क्लास में आपको कहा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर प्रिडिक्ट करना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये सब के सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एटॉमिक साइज के। सब के सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं एटॉमिक साइज के। ठीक है, सबके सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के। तो इसका मतलब हम ये कह रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम ग्रेटर देन लिथियम। आप मेरी बात, मेरे साथ हैं इस बात पर? सना क्यों? बेरिलियम का साइज छोटा है, तो जिसका साइज छोटा होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो क्या इस बात पर मुत्तफिक हैं? ठीक। अब देखें, लिथियम जब अपना पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो बुक में देखें लिथियम की वैल्यू कितनी है? 525 किलो जूल पर मोल। और जब बेरिलियम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो 906 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। एम आई राइट? अब आइए लिथियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप निकालते हैं तो 7304 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर इसका दूसरा निकालते हैं तो 1760 किलो जूल पर मोल। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन बेरिलियम, जबकि लिथियम का साइज बड़ा है बेरिलियम से। यहां आ गया एक्सेप्शनल केस। यहां सर आपकी की काम नहीं कर रही। तो एक्सेप्शनल केस वो होते हैं, यहां पर ये एक्सेप्शनल केस है। फर्स्ट में की काम कर रही है। देखो ये जो की थी हमारी, ये फर्स्ट थी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बेरिलियम की ज्यादा है, लिथियम की कम है। ठीक है राफे? राफे नाम है, बेरिलियम की ज्यादा है, लिथियम की कम है। अपना अथर क्लियर? या क्लियर? दुआ क्लियर? लेकिन लिथियम की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, हालांकि लिथियम का साइज बड़ा है बेरिलियम से, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी लिथियम की ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सर आप जो दूसरा इलेक्ट्रॉन लिथियम से निकाल रहे हैं ये ऑर्बिट है स्टेबल, इसको कहते हैं ड्यूप्लेट। तो मेरी ये वाली बात प्रूव हो गई, मैंने प्रूव कर दी ना भाई। तो जब भी तुम किसी स्टेबल ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। देखो इसकी एनर्जी कितनी थी? 4563। ये तुम कौन से ऑर्बिट से निकाल लेते? ऑक्टेट से निकाल लेते। ऑक्टेट किससे निकाल लेते? सब बोलो ऑक्टेट। ये तुम किससे निकाल रहे हो? तो ऑक्टेट और ड्यूप्लेट स्टेबल ऑर्बिट होता है। ठीक है सना? सना समझ में आया? हुस्ना समझ में आया? ठीक। मंसूर क्लियर है बेटा? तुम्हारा नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। गौस, हाँ ठीक है।
तो यहां क्या लिखूं? ड्यू टू स्टेबल ऑर्बिट कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं कम है ना। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम की लिथियम से कम है ना, लिथियम की ज्यादा है, बेरिलियम की कम है, क्योंकि लिथियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो स्टेबल ऑर्बिट से निकल रहा है, ये वजह। इज इट क्लियर? क्रिस्टल क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों क्रिस्टल क्लियर हुआ बेटा? मेरे बच्चों सब क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे जो है हमारे, डायमंड क्लियर? अच्छा, डायमंड क्लियर, ठीक है। अब मैं चाय पी सकता हूं क्योंकि आपको क्लियर हो गई। चले बच्चों, बस यहीं तक रखेंगे। आपकी बायो की क्लास हो गई, केमिस्ट्री